तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेडिकल गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि आप लोग का यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोग अपने अपने जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले लिए होंगे, ठीक है। अब बारी है सर, अपना एंट्रेंस खत्म हो गया, काउंसलिंग हो गया। अब बारी है कि सर सेमेस्टर की, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। क्या क्या सिलेबस रहता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि सर आपके ये इतने पेपर होते हैं और ये आपकी मार्किंग स्कीम होता है। वो चीज ऑलरेडी आपको मेडिकल गुरुकुल के आपके इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो अभी तक आप उसको देखे नहीं हो तो देख लीजिएगा। आज की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे अपना जो अप्लाइड एनाटॉमी वाला जो पोर्शन था, है ना, और अप्लाइड फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था। मैं जैसे कि मैं आपको बताया था सिलेबस डिस्कशन करते समय ही कि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जब अब यहाँ पे हम जब अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे अपना जो मार्किंग स्कीम होता है 75 नंबर का होता है और उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम जो पेपर का पैटर्न होता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी का यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें यहाँ पे एनाटॉमिकल आप देख सकते हो। यहाँ पे जो यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्टिव टू द एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि पहले ये आपको दे दिया गया है कि आपको यहाँ पे जब एनाटॉमी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जितने भी एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं सबसे पहले आपको उसको जानना है, उसको समझना है। फिर इसके दूसरे पार्ट्स में आपका मतलब ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मतलब कि हम बात करेंगे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, एनाटॉमिकल टर्म्स मिलेंगे, जिससे आज की क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट जितने भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं आपके एंटोमोलॉजी में वो सारे टर्मिनोलॉजी को मैं आपको डिस्कशन करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठिए, जिससे मतलब यहाँ पे जितनी बातें नोट कराएंगे, जितने भी टर्म्स बताएंगे वो सब टर्म्स आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेगा। हाँ, हालांकि अगर इसको फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजी काफी डिफिकल्ट लगेंगे, काफी हार्ड लगेंगे, तो उससे आपको परेशान होना नहीं है। लेकिन जितनी ये पता है ना, जो जितना चीज बाहर से हार्ड होता है अंदर से उतना सॉफ्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन इसका जो मतलब होगा ना काफी सिंपल होगा और आप बताओगे साहब ये चीज तो मुझको पहले से पता था, ठीक है। इस तरीके से इस फ्लो में आपको बताऊंगा कि आपकी सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी क्लास में रिवाइज हो जाएंगे और याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या आई होप कि सभी लोग आप यहाँ इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए आप लोग तैयार हो चुके होंगे। अपने साथ सभी लोग पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो चुके होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है ना। और आप लोग क्या करो, एक मतलब आपके 4 पेपर हैं, चारों पेपर के लिए अलग अलग स्पाइरल कॉपी बना लो, अच्छी कॉपी बना लो, क्योंकि ये जो नोट्स होंगे ना आपके नॉर्सेट एग्जाम तक का काम देने वाले होंगे। यानी कि आप नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होगे तो यही सारे नोट्स, यही सारे टॉपिक्स आपको वहां पे पूछे जाते हैं। तो अभी आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलोगे तो इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार कोई भी डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिना टाइम डिले किए हम लोग यहाँ से क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और आपको पहले ही बता दूं कि ये जो क्लास होगी आपकी इंट्रोडक्टिव वाली क्लास होगी और इस इंट्रोडक्टिव वाली क्लास में हम बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्म की, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 पेपर हैं, मैं ब्लैंक स्लाइड पे चलूंगा और आप लोग भी ब्लैंक स्लाइड पे अपनी सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको याद आ रहा होगा कि साहब जब हम यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को रिवाइज की, मतलब सिलेबस को देखे थे, तो वहां पे आपको 2 चीज मिला था। एक मिला था एनाटॉमी, एनाटॉमी मिला था, और एक क्या मिला था हमको, फिजियोलॉजी मिला था, ठीक है। क्या मिला था सर हमको, फिजियोलॉजी मिला था। आपको मैं बताया था जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी में हम क्या बात करते हैं और फिजियोलॉजी में क्या बात करते हैं, एकदम बेसिक से हम यहाँ पे डाउट को क्लियर करते चलेंगे अपने, ठीक है, एकदम बेसिक से। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म इन द सेंस अभी हम लोग यहाँ पे ह्यूमन की बात करेंगे स्पेशली, ठीक है, किसी अदर एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, हम स्पेशली ह्यूमन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, अगर ह्यूमन है तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अच्छा, 2 टर्म आते हैं, पहले ये समझ लो। एक आता है मॉर्फोलॉजी, क्या आता है भैया, मॉर्फोलॉजी आता है, और एक आता है आपका एनाटॉमी। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप क्या मुझको देखोगे, मुझको क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो मेरे ऊपर।
तो बोलोगे साहब कि आपका बाल है, ठीक है, बाल ब्लैक कलर का है, ठीक है, छोटे छोटे बाल हैं या फिर बड़े बाल हैं, दाढ़ी है, जो भी है, ठीक है, आपकी हाइट इतनी है, पतले हैं, मोटे हैं, ठीक है, आपका शर्ट का कलर ये है। तो ये क्या हम जो बात बता रहे हैं, ये क्या हमारी मॉर्फोलॉजी आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो उसको, मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होंगे, बॉडी के बाहर का जो संरचना होता है, जो ढांचा होता है, उसकी अगर हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसकी हम अगर बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बताते हैं। लेकिन जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन जितने भी हैं, जितने भी अंग हैं, हम उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगते हैं। किसकी स्टडी करने लगेंगे, ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करने लगेंगे, और ये देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो रहा है, कौन से फिजिकल रिलेशनशिप हो रहे हैं। जैसे मानो हार्ट की हम बात किए, तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और वो किसके साथ मिलके काम कर रहा है, अपना परफॉर्म करा रहा है। जैसे कि हम किडनी की बात किए, तो किडनी हमारी है, वो क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किसके साथ इन्वॉल्वमेंट है अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम इसकी स्टडी करने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी कहते हैं या फिर एनाटॉमी कहते हैं। अब जैसा आपको इजी लगे आप वैसा बता सकते हो, एनाटॉमी भी बता सकते हो और एनाटॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके टंग पे डिपेंड करेगा, आप इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हो। चलो, तो मतलब क्या हुआ साहब कि अगर हम एनाटॉमी की बात किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी बॉडी के, यानी कि ह्यूमन के बॉडी के या फिर किसी भी एनिमल्स की बॉडी के हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हैं और साथ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब किसी दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे होगा और क्या रहा होगा, हम इसको क्या बोल देंगे, एनाटॉमी कह देंगे। मैं सबके बारे में सारी डिफिनीशन अभी मैं नोट कराऊंगा, परेशान थोड़ा सा भी नहीं होना है, पहले बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसको अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे। जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो मैं उसी ऑर्गन के इंपॉर्टेंट जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो उनकी बायोलॉजिकल काम होते हैं ना, मतलब जैविक जो कार्य होते हैं, उनकी बारे में हम बात करने स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजी कह देते हैं। आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, आपका रोड मैप तैयार होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। जब हम एनाटॉमी की बात किए, यानी कि बॉडी में उपस्थित जितने भी ऑर्गन हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी, ये उसी स्ट्रक्चर की, उसी ऑर्गन के हम प्रॉपर फंक्शन की बात करने लगते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, इसका फंक्शन क्या है, तो ब्लड का पंप करना। हमारा किडनी है, क्या काम है इसका, ब्लड को फिल्टर करना, है ना। हमारा ब्रेन है, इसका काम क्या है, तो जो भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखना, है ना। हमारे ग्लैंड्स हैं, क्या करना, हार्मोन को सीक्रेट करना, ये इसकी फिजियोलॉजी में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन यही इसके अगर बनावट संरचना की बात करने लगे तो उसको हम एनाटॉमी करने लगते हैं। आयोग की ये बात आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई है तो मेरे साथ एनाटॉमी का एक छोटा सा डिफिनेशन नोट करोगे, जिससे अगर ये क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाटॉमी, तो आप ये 2 लाइन में अपने जवाब को कंप्लीट कर सकते हो और वहां पे 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द, हाँ, यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, स्टडी बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, स्टडी की बात करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा से इसको बता दूं, ठीक है। इसको पहले इरेज करता हूं, ठीक है। और आप लोग मेरे साथ, आप लोग लिखे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर से लिख लेना, एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। इसके बारे में हम बात किए, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या नोट करेंगे हम लोग, तो इसका डिफिनीशन हम ये बताएंगे साहब कि इट इज द स्टडी, क्या नोट करो, सबसे पहले नोट करना, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, यानी कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की ही बात करेंगे। एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 ऑर्गन या फिर सिस्टम, एंड यहां पे नोट कीजिएगा, एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, किसके बीच में, बॉडी सिस्टम के बीच में, बिटवीन बॉडी सिस्टम, बॉडी। ये छोटा सा डिफिनीशन, 2 लाइन का डिफिनीशन, अगर आपसे कोई एनाटॉमी के बारे में पूछता है कि भैया बता दो एनाटॉमी होता क्या है, तो ये छोटा सा लाइन आप उसको बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा,
कि देखो साहब इसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर कैसा है और उनके बीच में ये कैसे एक्टिविटी, मतलब ये इनका क्या अपेयरेंस है, क्या फिजिकल रिलेशनशिप ये शो कर रहा है, उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। आई होप कि ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया है। चलो अब यहां तक बात क्लियर हो गया। अब जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको बेसिकली आज हमको टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। तो यहाँ पे कई सारे ब्रांच आते हैं, एनाटॉमी के कई सारे ब्रांच आएंगे, तकरीबन मैं आपको 10 ब्रांच बताऊंगा। आप किसी भी फील्ड से हो, मतलब किसी फील्ड इन द सेंस कि मेडिकल के किसी भी फील्ड से हो, ये कहने का मतलब है कि चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एनएम जीएनएम का हो, फार्मा डी फार्मा के हो, है ना, इवन आप एमबीबीएस के बच्चे हो तो उनको भी ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तभी जाके ये क्या होती है, इनकी क्लासेस को स्टार्ट किया जाता है। मतलब सबसे पहले एनाटॉमी ही कंप्लीट कराई जाती है कि उनको पता हो कि साहब ये अगर आने वाले क्लासेस में आने वाले जितने भी यूनिट्स हैं उसमें अगर ये टर्मिनोलॉजी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो वहां इसको उसको आसान बनाने के लिए वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साहब कि इसको खोजने लगते हैं, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं वो आएंगे और बस बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे डीपली एनालिसिस करने के लिए फिर वो आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, ये बुक, वो रिसोर्स, ये रिसोर्स। इसलिए मैं क्या सोचा कि आपको एक ही जगह एक ही स्लाइड पे सारे टर्मिनोलॉजी को एक साथ दिखा दूं, बता दूं, और आप लोग अपने कॉपी में हूबहू उसको नोट कर लो, समझ लो, ठीक, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। चलो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग यहां से चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। किसकी बात करेंगे, नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ, इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्लाइड पे हमको ज्यादा लगा देना है ना। टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम आपने क्या बोला साहब, आपने ये बोला कि सर हम यहाँ पे ह्यूमन के बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, क्या हम लिविंग पे बात कर रहे हैं, नॉन डेड पे बात कर रहे हैं, डेड बॉडी पे बात कर रहे हैं, लिविंग बॉडी पे बात कर रहे हैं, बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो छोटे वाले साइज, छोटे साइज पे बात कर रहे हैं या फिर बड़े साइज पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं। तो ये हर जगह क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट आता है, अलग अलग वहां पे टर्मिनोलॉजी आते हैं, अलग अलग वहां पे ब्रांच आते हैं टर्मिनोलॉजी के। इवन जो सर्जन होते हैं उनको, मतलब सर्जरी करेंगे, सर्जरी करने से पहले उनको एनाटॉमी सिखाई जाती है, उनको बताई जाती है, वो आपका अप्लाइड एनाटॉमी में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, होले होले। सबसे पहले अपने पास जो पहला एनाटॉमी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैडावेरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको नोट कीजिएगा, कैडावेरिक कहते हैं, है ना, नोट कीजिएगा इसको, क्या बोलते हैं इसको, कैडावेरिक। स्पेलिंग नोट कीजिएगा, CADAVERIC, कैडावेरिक, या फिर इसी को हम किस नाम से जानते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है, एनाटॉमी कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ आप लोग को, ये बात क्लियर हुआ कि सबसे पहला एनाटॉमी मेरे सामने क्या आया कि कैडावरिक एनाटॉमी। अब हम एनाटॉमी स्टार्ट कर दें और वहां पे कहीं टर्म आ गया कैडावरिक। अब सोचो साहब इसका मतलब क्या है ना, आप लोग वहां पे कंफ्यूज, उस कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पहले ही आप नोट कर लो कैडावरिक का मतलब क्या हुआ। यानी कि ऐसे बॉडी की स्ट्रक्चर हम कहां से स्टडी कर रहे हैं, डेड बॉडी पे कर रहे हैं, मतलब डेड बॉडी है। हालांकि जितने भी हम मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, चाहे वो आप बीएससी नर्सिंग के हो या फिर जीएनएम के हो या फिर एमबीबीएस के हो, डजंट मैटर, वो जब भी एनाटॉमी सिखाते हैं वो डेड बॉडी पे ही सिखाते हैं, डेड बॉडी को ही बताते हैं डिसेक्शन करके कि देखो यहाँ पे इस तरह लंग्स दिखता है, इस तरह हार्ट दिखता है ह्यूमन का, इस तरह इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक दिखते हैं, है ना, इनके इंटेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। वो डेड बॉडी पे ही अपना हाथ साफ करा रहे होते हैं। तो जब हम डेड बॉडी की जब हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैडावरिक एनाटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैडावरिक एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन में एक डिफिनीशन, क्या लिख सकते हो, स्टडी ऑफ द डेड बॉडीज विद द नेकेड आईज, मतलब हम अपनी खुली आंखों से इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो नोट कीजिएगा एक लाइन में, स्टडी ऑफ द डेड बॉडी, स्टडी ऑफ डेड बॉडीज with our naked eyes, with our naked eyes, मतलब हम खुली आंख से क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं और उसकी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, साहब ये क्या क्या स्ट्रक्चर है,
तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कैडावरिक कह देते हैं या फिर मैक्रोस्कोपिक कह देते हैं। आई होप कि ये पहला जो ब्रांच है इसका ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये हम यहां बात किए सब डेड की बात किए हैं, तो क्या हम लिविंग पे भी स्टडी करते हैं? बोले हाँ, एकदम लिविंग पे भी स्टडी करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। इसको पहला नंबर ये डाल लीजिएगा, दूसरा नंबर पे क्या डालिएगा, यहाँ पे पहला नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे आप बताइएगा सर लिविंग एनाटॉमी, क्या बता देना, लिविंग एनाटॉमी बता देना। ठीक है, लिविंग एनाटॉमी बता देना। नाम से ही क्लियर है साहब कि हम किस पे स्टडी करेंगे, लिविंग बॉडीज पे स्टडी करेंगे। यानी कि जो ह्यूमन है, जीता जागता जो ह्यूमन है उसकी बॉडी पे हम देख रहे हैं, उसकी संरचना देख रहे हैं। मान के चलो कि हम कोई पर्सन है, मतलब डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो लिविंग बॉडी पे ही सर्जरी करेगा। ठीक, या फिर आप उनके साथ हो, नर्सिंग, आप जो नर्सेस हो, तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, लिविंग एनाटॉमी की बात करेंगे। ठीक है, लिविंग एनाटॉमी की बात करेंगे। तो यहां पे हम क्या नोट कर सकते हैं, स्टडी अपॉन द लिविंग बॉडीज, है ना, स्टडी ऑफ द लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ द लिविंग बींग्स, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग बींग्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बता देते साहब, आप एग्जाम्पल बता देते, तो मैं बोला तुरंत इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल आप क्या नोट करिएगा, एग्जाम्पल आप नोट कीजिएगा यहाँ पे पैल्पेशन। एग्जाम्पल एक आता है, एक टर्म आता है पैल्पेशन। इसका मतलब क्या होता है, टच। मतलब कि हम किसी लिविंग बॉडी, मतलब कोई मान के चलो कोई पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास आया, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको इंजेक्शन लगाना है तो जाहिर सी बात है स्किन टच होगा। कुछ उसका इन्फेक्शन देखना है तो जाहिर सी बात है उसको हम स्किन टच करेंगे। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पैल्पेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पैल्पेशन कहते हैं। तो यहां पे नोट कीजिएगा पैल्पेशन, ठीक है, पैल्पेशन, PALPATION, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, टच करके उसको क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैल्पेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बॉडी की स्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं साहब, लेकिन कैसे बॉडी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लिविंग बींग्स पे बात कर रहे हैं, ना कि डेड बॉडी पे बात कर। जब हम डेड बॉडी की बात करने लगे तो कैडावेरिक कहने लगेंगे, जब हम लिविंग की बात करने लगे तो लिविंग एनाटॉमी, यानी कि वहां पे जो जिस तरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैल्पेशन कह देंगे, या फिर और भी जो तरीका होगा हम वहां पे टर्म वहां पे इस्तेमाल करेंगे। क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? चलो, इसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंटल या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी, है ना। इसके बाद क्या जाता है, जो तीसरा नंबर पे आप नोट कीजिएगा डेवलपमेंटल, थर्ड नंबर पे नोट कीजिएगा डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी। अब इसका मतलब क्या हुआ साहब, अब ये देखो ऐसा ब्रांच होता है जहां पे किसी पेशेंट के बॉडी, मतलब मान के चलो कोई प्रेग्नेंट वुमन है ना, फीमेल है, तो उसके बॉडी में जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो बेबी डेवलप कर रहा है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उसकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑर्गन बने हैं कि नहीं बने हैं, उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम इसका एग्जामिन करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर इसी को एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं इसको, डेवलपमेंटल, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल बोल देते हैं। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। मतलब पहले वो जायगोट रहा होगा, जायगोट से क्लीवेज हुआ होगा तो ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से एम्प्यूला, जो भी कंडीशन वहां पर कन्वर्ट हुआ है, तो प्रीनेटल से वो कंप्लीट बेबी में कैसे कन्वर्ट हो गया, हम एम्ब्रियोलॉजिकली उसको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, डेवलपमेंटल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या नोट करेंगे इसके लिए, एक लाइन में नोट करना कि स्टडी ऑफ चेंजेस, क्या नोट करोगे, स्टडी ऑफ चेंजेस, या फिर ऐसे कर लो, स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल चेंजेस, पोस्टनेटल, मतलब जो चेंजेस हो रहा है ना,
जो प्री नेटल में और पोस्ट नेटल में हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम किस एनाटॉमी में रखते हैं, किस ब्रांच में रखते हैं, तो डेवलपमेंटल, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी कह देते हैं। आई होप ये 3 टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, जितने 3 टर्म आपको सामने रखा होंगे। ठीक, अब इसके बाद एक और एनाटॉमी का ब्रांच आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो चौथा नंबर पे क्या नोट करोगे, 4th नंबर पे आप नोट करना माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, आप जब तक मेडिकल के फील्ड में रहोगे तब तक ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्या अब चौथे नंबर पे क्या बात की है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब नाम से ही क्लियर है साहब, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक बोल रहे तो कि ऐसे स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि हम सेल की बात कर लिए, जैसे कि हम किसी टिश्यू की बात कर लिए, है ना, तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट सी बात है। अब जब नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोस्कोप का हेल्प लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो क्या नोट करोगे यहाँ पे, स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ, क्या नोट कर सकते हो, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ ऐसा नोट कर सकते हो, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच आर, है ना, विच आर सीन इन माइक्रोस्कोप, या फिर जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखा, अब उसकी हम स्टडी कहां कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गया। अब एग्जांपल यहाँ पे सेल बता सकते हो, कोशिका, उत्तक, टिश्यू बता सकते हो, है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है सर माइक्रोस्कोपी हो गया। 5वें नंबर पे आता है सरफेस एनाटॉमी या फिर ट्रोपोग्राफी। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी ये क्या होता है साहब, इसके बारे में नोट कीजिएगा 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे नोट कीजिएगा, 5 नंबर पे सरफेस एनाटॉमी, सरफेस या फिर इसी को टोपोग्राफी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी। अब इसके बारे में समझ लो, फिर इसके बारे में नोट करा दूंगा। मतलब क्या हुआ कि सरफेस एनाटॉमी मतलब क्या, कि बॉडी का सरफेस है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसकी स्टडी मतलब मान के चलो ये हमारा स्किन है। अब स्किन के ऊपर क्या आ गया, सबसे पहले एपिथेलियम आ गया, फिर इसके अंदर जाएंगे जो भी लेयर आएगा, है ना, एपिडर्मिस, फिर हम इसके नीचे जाते रहे, फिर उसकी स्टडी करें। मतलब सरफेस से हम डीपर की तरफ जा रहे हैं। मान के चलो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, स्किन है, अब स्किन का सबसे पहले आउटर लेयर की स्टडी किए, फिर इसके बाद जो सेकेंड लेयर होगा उसकी स्टडी किए, फिर उसके बाद जो लेयर है उसकी स्टडी किए। मतलब ऊपर से हम नीचे की तरफ डीपर जा रहे हैं और फिर उसकी स्टडी करते रह रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक नाम बोलेंगे सरफेस एनाटॉमी या फिर टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। बात क्लियर हो गया, सरफेस एनाटॉमी या फिर टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो इसके बारे में नोट कर लेते हैं हम लोग। नोट कर लिया जाए तो क्या नोट करोगे, स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या नोट करेंगे, एक लाइन में, स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नोट कीजिएगा, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। एंड उसका स्किन के सरफेस से क्या रिलेशन है ना, क्या ये कोरिलेट कर रहा है, उसकी भी हम यहाँ पे जानने की, उसकी भी बात हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ द स्टडी। एंड यहाँ पे हम और क्या बता सकते हैं, स्टडी एंड रिलेशन विद द स्किन सरफेस, है ना, रिलेशन विथ देयर स्किन सरफेस। मतलब वो स्किन से क्या कोरिलेट कर रहा है, क्या वो फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो उसको हम बोल देंगे क्या, सरफेस ट्रोपो या फिर ट्रोपोग्राफिकल एनाटॉमी। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बस सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साहब यहां तक की जितनी बात बताए हो हमको यहाँ पे कोरिलेट हो गया, समझ में आ गया। हाँ, इसको एक बार में
हो सकता है आपको यहाँ पे याद हो जाए, समझ में आ गया, लेकिन कल के डेट इसको जैसे छोड़ दोगे ना भूल जाओगे। ठीक, तो आप इसको बार बार अपने नजर से गुजारते रहना, इसलिए मैं इसको एक जगह नोट करा दे रहा हूं कि आप इसको बार बार देखते रहो और बार बार दिमाग में वो बैठते रहेगा आपकी सारी बातें। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी आता है। क्या आता है इसके बाद, रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी आता है। तो छठे नंबर पे आप इसको नोट कर लीजिएगा, रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी। रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी। अब नाम से क्लियर है साहब, यहां पे हम किसकी बात करेंगे, रेडियोग्राफी के बेसिस पे बात करेंगे, है ना, रेडियोग्राफी के बेसिस पे बात करेंगे। मतलब ये सेम टू सेम ट्रोपोग्राफी का हिस्सा है। यहां पे भी हम डीपर जो सरफेस है, डीपर जो बॉडी सरफेस है, डीपर पार्ट्स उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसके मदद से किसके हेल्प से हम स्टडी कर रहे होंगे, तो एक्सरे के माध्यम से स्टडी करेंगे। आप देखते होगे ना कि आप जब आपकी मतलब कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसका हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, पहले इसका एक्सरे निकाल के लेके आओ। एक्सरे निकाल के आओ मतलब वो डीपर पार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा है। अब वो किसके हेल्प से स्टडी कर रहा है, तो एक्सरे के माध्यम से स्टडी कर रहा है। तो उसको हम किस ब्रांच में रखते हैं, तो रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी में रखते हैं। किस ब्रांच में रखेंगे, रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी में रखेंगे। तो एक पॉइंट एक लाइन में आप इसके बारे में भी सारी बातें बता सकते हो कि स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट, स्टडी ऑफ डीपर बॉडी स्ट्रक्चर with the help of किसके हेल्प से, बोलो जल्दी बोलो, एक्सरे। गुड, क्या बोलेंगे, एक्सरे के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियोग्राफी एनाटॉमी। और भी तमाम सारे एनाटॉमी यहाँ पे ब्रांचेस आते हैं, जो कि वो एमबीबीएस के लिए अब वहां पे हो जाएगा। जो एमबीबीएस वाले बच्चे हैं तो उनको हम वहां पे छोड़ देंगे, आप वहां पे उनको छोड़ दें, ठीक है। तो अभी आपके लेवल पे, यानी कि आप अगर बीएससी नर्सिंग में हो, एनएम में हो, जीएनएम में हो, किसी भी ब्रांच में, मतलब एमबीबीएस वाले को छोड़ के इतना चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि एनाटॉमी के ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जिसमें सबसे पहले हम कैडावेरिक की बात किए। ठीक, कैडावेरिक में जहां भी कैडावेरिक आएगा इसका मतलब ये होगा कि हम डेड बॉडी की पे स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर पे स्टडी कर रहे हैं। दूसरा लिविंग एनाटॉमी, मतलब लिविंग बींग्स के बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो एक छोटा सा एग्जांपल क्या बता दोगे यहाँ पे, जैसे पैल्पेशन, आप यहाँ पे इसका एग्जांपल बता देना। तीसरा नंबर पे डेवलपमेंटल या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी की बात करेंगे, यानी कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसकी हम बात कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक की बात की, यानी कि हम अपने नेकेड आई से नहीं सीन कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता है, सरफेस ट्रोपोग्राफी। तो सरफेस ट्रोपोग्राफी मतलब आउटर से हम इनर की तरफ हम जाएंगे, उसकी स्टडी करते करते जा रहे हैं। फिर आता है रेडियोग्राफी, यानी कि जो जितने भी डीपर पार्ट्स हैं, जैसे कि बोन्स हो गया, है ना, उसकी हम एक्सरे के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सरे या फिर रेडियोग्राफी एनाटॉमी कहेंगे। क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इतनी सारी बातें नोट हो गई कॉपी में कि नहीं। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ इसको बढ़ेंगे। ठीक, यहां से फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ यहाँ पे, अब ये तो ब्रांच हो गया अपना, अब ब्रांच के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एनाटॉमी बेसिक टर्म की बात करेंगे, है ना, बेसिक टर्म। जैसे कि आप लोग कई सारे बेसिक टर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, कई सारे डिजीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कई जगह यहाँ पे कीवर्ड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग डालेंगे क्या, देखो यहाँ पे जितना भी है ना सारा चीज, यहाँ पे आपका पूरा ये स्लाइड लेकर आया हूं मैं, कंप्लीट स्लाइड लेकर आया हूं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी, एमआरआई, है ना, हिस्टोलॉजिकल स्टडी, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकली, ये सारी चीज मैं वहां पे आपको बताया हूं, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। पहले मेरा मोटिव ये है कि आपका एकदम बेसिक तैयार कर लूं, फिर अपना यहाँ पे इस स्लाइड से आपको यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में और आसान हो जाए। देखो ये पूरी बातें यहाँ पे है, बॉडी पोजीशन, ये सारी मैं बात बताऊंगा। इसी में जो स्कैपुला आएगा, स्पाइन आएगा, है ना, प्रोन्स आएंगे,
रीजनल नेम्स, ये सारा चीज है यहाँ पे आपका पूरे कंप्लीट यहाँ पे है, सुपीरियर इन्फीरियर। लेकिन उससे पहले मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको यहाँ पे ये बेसिक पहले क्लियर करूं। अच्छा चलो अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्या, बेसिक टर्म। बेसिक टर्म, ठीक है चलो बेसिक टर्म। सबसे पहले टर्म आएगा यहाँ पे, कई सारे तमाम सारे बेसिक टर्म है। टर्मिनोलॉजी अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पे खत्म ना हो टर्मिनोलॉजी, ठीक है, क्या समझे कि जल्दी खत्म ना हो। लेकिन हाँ जितना भी अपना काम चल पाएगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए, मैं उतनी सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा। अब क्लासेस जैसी आगे प्रोसीड होंगी फिर मैं एक और क्लास लूंगा और बचा कुछ जितना टर्मिनोलॉजी होगा, जितने टर्म्स होंगे जो कि हायर क्लासेस के लिए होगा, वो फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर आपको कहीं टर्म दिख जाए ए या फिर ए एन, है ना, कहीं भी टर्म दिख जाए, कहीं भी आपको टर्म दिख जाए, पहला क्या दिख जाए, ए दिख जाए या फिर ए एन दिख जाए, यानी कोई शब्द लिखा हुआ है उस शब्द में कहीं ए दिख जाए या फिर ए एन दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और कहीं भी आपको क्या दिख जाए, ए बी दिख जाए, ठीक। दो टर्म अभी बताऊंगा मैं आपको, जल्दी से नोट कीजिएगा। पहला ए या फिर ए एन, दूसरा क्या मैं बताया कि कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में ए बी दिख जाए तो आप उसका मतलब क्या होगा, ठीक। देखो जहां भी टर्म में ए या फिर ए एन लिख जाए इसका मतलब क्या होता है, कमी। इसका मतलब क्या हो जाता है, कमी, यानी कि लैक ऑफ, ठीक है। यहां पे नोट कीजिएगा, इसका मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि कमी की बात करेंगे, ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल बताया आपको, जैसे कि आप क्या बता देना, एन्यूरिया, क्या बता देना, एन्यूरिया बता देना। अब ये शब्द देखो, इसमें एन्यूरिया लिखा हुआ, दो शब्द से बना हुआ है, और बायोलॉजी के मेडिकल के कोई भी टर्म आता है वो दो शब्द से ही मिलकर बना होता है बेसिकली। और मैं आपको जब इंट्रेंस था तब से ये सिखाते बात आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इस शब्द को तोड़ेंगे दो शब्द में डिवाइड हो जाएगा, पहला एन और दूसरा यूरिया। अब देखो यहां से क्या कोरिलेट कर पाओगे, एन यूरिया का मतलब क्या हुआ, एन यूरिया का मतलब यूरिया मतलब यूरिन की बात की जा रही है साहब, कहीं ना कहीं किसकी बात की जा रही है, यूरिन की बात की जा रही होगी। यहां पे नोट कीजिएगा यूरिन, और एन जहां आ गया मतलब कि लैक, यानी कि लैक अमाउंट ऑफ, लैक ऑफ। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि साहब अगर मैं बात करूं एन यूरिया की, किसकी बात करूं, एन यूरिया की बात करूं, तो यहां पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बॉडी में यूरिन का मात्रा बहुत कम है ना, यूरिन कम डेवलप हो रहा है, यूरिन जो है वो प्रॉपर तरह से डेवलप नहीं कर रहा है। अप्रॉक्स यहाँ पे डाटा हम क्या बताते हैं एन यूरिया की, तो यहाँ पे लेस देन 50 ml, मतलब दिन भर में 50 ml से भी कम यूरिन उसका रिलीज हो रहा है, तो उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, एन यूरिया हो गया है ना, यानी कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो काफी कम हो गया। कितना कम हो गया, लेस देन 50 ml, लेस देन 15 ml पर डे, मतलब 24 घंटे में 50 ml से भी कम उसका यूरिन बन रहा है, उसको हम एन यूरिया कहते हैं। अब देखो एन यूरिया जहां आएगा टर्म क्या लगा आगे, एन लगा हुआ है, यानी कि लैक ऑफ की बात की। अच्छा इसी तरह एक और टर्म है अभी मैं आपको नोट कराया था, जिसको हम क्या बोले थे, ए बी बोले थे, एब, दूसरा में हम क्या बोले थे, एब। अब जहां भी टर्म एब लगा होगा, अब इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से दूर, ठीक है, बॉडी से दूर। अब देखो ए बी जहां आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको नोट कीजिएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से भी कहां, फ्रॉम द मिड लाइन, फ्रॉम द मिड लाइन। अब जैसे कि मैं बोला एक एग्जांपल मैं आपको बताया जिसका नाम था एडक्शन, क्या एग्जांपल है, एडक्शन, एडक्शन है ना, हाँ एबैक्सन, सॉरी एबैक्सन, एडक्शन नहीं एबैक्सन। एबैक्सन का मतलब क्या हो गया, ए बी, हाँ ए बी डी यू टी ए टी आई ओ एन, एबैक्सन। और यहीं पे एक और टर्म आता है, मैं अभी इसको बता रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी इसको तुरंत बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। एक और तीसरा आता है उसको हम बोलते हैं एडी, एडी, इसका मतलब क्या होता है, इसका था एबी का मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, और एडी का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स फ्रॉम द बॉडी, है ना, बॉडी के पास आना, और एडी ए बी आएगा तो बॉडी से दूर जाना।
ठीक, तो इसमें क्या नोट करोगे आप लोग, टूवर्ड्स द बॉडी, क्या नोट कर दिए, टूवर्ड्स द बॉडी। इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है, एडक्शन। ठीक, चलो ए डी, पहले पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं ना, टूवर्ड्स द बॉडी, टूवर्ड्स द बॉडी। अब बॉडी कहाँ, मिड लाइन। अभी मैं सब बता रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे एबक्शन हो गया, एबडक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एडक्शन हो गया। ठीक, अब देखो ये टर्मिनोलॉजी को समझ लेना। पहले मैं बोला कि जहां भी शब्द, जिस भी शब्द में ए या फिर एन लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल एन्यूरिया बता दिए, एन्यूरिया बताएं, मतलब कि क्या हो रहा है, उस पेशेंट की बॉडी में यूरिन की मात्रा कम हो रहा है, दिन भर में तकरीबन 50 ml से भी कम हो रहा है, तो उसको डिजीज क्या हो गया, एन्यूरिया हो गया। दूसरा हम टर्म बताएं कि जहां जिस शब्द में ए बी लगा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि ये मान के चलो मेरी बॉडी है, और बॉडी की ये जो मिड पोजीशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड लाइन कहेंगे, है ना। यहीं से क्या करेंगे, हमारे बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तभी तो हम बायलेटरल बताते हैं हमारी बॉडी। तो यहां से हमारी बॉडी डिवाइड हो रही है मिड लाइन से, यानी कि मिड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी से दूर जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो ये मेरा हाथ है, ये बॉडी से क्या हो रहा है सर, हम दूर कर रहे हैं, ऐसे बॉडी से दूर जा रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एबक्शन कहते हैं। और यही कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी के पास आ रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी के पास आ रहा है, और कहां पास आ रहा है, हमारे मिड लाइन के करीब आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडक्शन कहते हैं। तो एबक्शन और एडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए बी जहां लगा रहेगा बॉडी से दूर जाएगा, जैसे कि हम हाथ को दूर कर लिए, और एडक्शन जहां भी एडी लगा रहेगा बॉडी के पास आएगा, यानी कि एडक्शन बोल देंगे। बात समझ में आया, एबक्शन और एडक्शन। ठीक, ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, यहीं पे अगर आपको एक टर्म मिल जाता है साइटो, क्या मिल जाता है सब, कहीं भी टर्म आपको मिल जाए, चौथे नंबर पे आप नोट कीजिएगा, साइटो। ठीक है, साइटो या फिर साइट, इसका मतलब क्या होता है, साइटो मिल जाए या फिर साइट मिल जाए, इसका मतलब होता है सर सेल। इसका मतलब क्या हो जाता है, सेल। ये भी नोट कीजिएगा, कई सारे ऐसे टर्म मिलेंगे आपको जिसके साथ ये साइटो शब्द लगा रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, सेल। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको, इरिथ्रोसाइट्स, याद करो, पढ़े थे ना हम लोग, इरिथ्रोसाइट्स। अब देखो लास्ट में क्या लगा है, साइट्स लगा हुआ है, साइट्स मतलब सेल। किसका सेल बात कर रहे हैं, इरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, और साइट्स का मतलब क्या हो गया, सेल, यानी कि हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। बस सिंपल सा, जैसे कि ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट, तो ल्यूको का मतलब व्हाइट हो गया, कलरलेस वाला, और साइट का मतलब सेल हो गया, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया, ये बेसिक आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि जहां भी साइटो या फिर साइट लगा रहे इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एक और टर्म याद नोट कीजिएगा, 2 टर्म काफी कॉमन होते हैं, मतलब मिलता जुलता होता है, एक होता है ओमा, एक होता है ईमा, नोट कीजिएगा। और बच्चे यहाँ पे काफी कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म को लेके, और वाइवा में जब आज पूछा जाता है ना, तो फिर वो सब हलवा बना के बता देते हैं कि भैया इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, सब उल्टा पुल्टा बता देते हैं। देखो, एक टर्म है ओमा, ठीक, और एक टर्म क्या है, ईमा। ईमा ये क्या है आपका 5वां नंबर का, और ये क्या है आपका 6ठा नंबर, ठीक है। अब जहां भी ओमा शब्द आएगा, इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर, कैंसर सेल। और जहां भी ईमा आएगा वहां पे क्या होता है, स्वेलिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, जहां भी ओ लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर होता है। जहां भी ई शब्द वाला ईमा लगा रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जैसे कि आपको कोई चोट लगा, कोई पेशेंट है उसको चोट लग गया, और उसका जो इंजरी वाला पार्ट है वो काफी सूज गया, ठीक, या फिर उसको ऑपरेट किया गया, वहां का पार्ट सूज गया, यानी कि उसको ईमा शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, ईमा शब्द इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ओमा जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर। जैसे कि ओस्टिमा, क्या बोलेंगे, ओस्टिमा, नोट कीजिएगा एग्जाम्पल, यहां पे हम नोट किए ट्यूमर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्यूमर हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे नोट कीजिएगा, ट्यूमर, ऑस्टिमा, हाँ, ओ यू आर, ठीक। एग्जाम्पल क्या बताओगे, ऑस्टिमा, ऑस्टियोमा। अब देखो, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, ठीक है, और ओमा का मतलब क्या हो गया, ट्यूमर।
यानी कि क्या हो रहा है साहब, बोन कैंसर हो रहा है उस पर पेशेंट को, क्या हो रहा है, बोन कैंसर हुआ, तो उस पेशेंट को हम क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑस्टिमा, क्या बोलेंगे साहब, ऑस्टिमा कहेंगे। बात क्लियर हुआ। चलो, इसी तरह हम ईमा की बात करेंगे, तो ईमा में हम क्या बताते हैं, स्वेलिंग बताते हैं, जैसे कि एडिमा है ना, जैसे क्या बोलते हैं, स्वेलिंग, स्वेलिंग हम नहीं बोलते ज्यादा, वो तो हम अपने समझने के लिए बोल दिए स्वेलिंग, लेकिन अगर मेडिकल के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इडिमा कहते हैं। नोट कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं साहब, इडिमा कहते हैं, है ना। इडिमा, इडिमा कहते हैं, इडिमा का मतलब ही क्या होता है, स्वेलिंग, इडिमा का मतलब ही क्या होता है, स्वेलिंग। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पार्ट्स पे क्या हो गया, अगर स्वेलिंग हो रहा है तो उसको हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, इडिमा इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सेल में, किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्गन में अगर ट्यूमर कॉज हो गया तो उसको हम क्या बताते हैं, ओमा शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोन कैंसर हुआ तो क्या बोलते हैं, ऑडिमा बता दिए। ठीक, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम सारे टर्म हैं, बेसिक टर्म है, जैसे कि हम नेफ्रो की बात की है, न्यूरो की बात की है, ऑस्टियो की बात की है, मायो की बात की है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये सारा चीज आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, आप इसको नोट करते रहिएगा, जैसे पीडीएफ मिलेगा वहां से अपने नोट्स बना लीजिएगा। कितना हुआ था यहाँ पे, 6 तक हुआ था। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे हम न्यूरो बात कर लिए, ठीक है। 8वें नंबर पे हम नेफ्रो बात कर लिए, ठीक। 9वें नंबर पे हम ऑस्टियो बात कर लिए, ऑस्टियो, ठीक है। 10वें नंबर पे हम क्या बात कर लिए साहब, तो यहां पे हम बात कर लिए मायो, मायो, ठीक है। 11वें नंबर पे अगर कहीं टर्म लगा है हमको मिल रहा है सर, क्या, कॉन्ड्रो, ठीक है, क्या मिल रहा है, कॉन्ड्रो, ठीक। 12वें नंबर पे हम क्या बोल सकते हैं, चलो कॉन्ड्रो, हाँ चलो 12वें नंबर पे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कह लें, ठीक है, सबके बारे में बताते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब देखो पहले इतना हम समझ लेते हैं, ठीक है। जहां भी टर्म आएगा न्यूरो, न्यूरो का मतलब किससे बता रहे हैं भाई, न्यूरो का मतलब हम किससे बता रहे हैं, तो आपने नेफ्रॉन से बता रहे हैं, सॉरी हाँ नेफ्रॉन से बता रहे हैं, किडनी से बता रहे हैं, नेफ्रो, नेफ्रो की जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, किडनी की बात करेंगे, ठीक। किडनी की बात करें, न्यूरो की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की यानी कि नर्व्स की बात करेंगे। ऑस्टियो किसकी बात करेंगे, हम बोन की बात करेंगे। मायो मतलब हम किसकी बात करेंगे, मसल की बात करेंगे, है ना। कॉन्ड्रो में हम किसकी बात करेंगे, कार्टिलेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कार्टिलेज की बात करेंगे, कार्टिलेज की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब क्या, कॉन्ड्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कार्टिलेज, कार्टिलेज। और मैं अभी आपको बताया था साइट्स, साइट का मतलब क्या बता दोगे, सेल, जहां भी साइट्स आएगा वहां पे क्या हो गया, सेल। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैच्योर, मैच्योर कार्टिलेज सेल की बात कर रहे हैं, कार्टिलेज सेल की बात कर रहे हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर हुआ, क्या यहां तक की बात क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार सभी लोग बताएंगे, यहां तक की बात समझ में आ गया, यहां तक की बातें हमको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो न्यूरो आया, नेफ्रो आया, ऑस्टियो आया, इसको हम और कैसे इसको एग्जामिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग कई जगह सुने होंगे नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, सुने हो ना, कई सारे डॉक्टर्स इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, ठीक। और जो नर्सेस नर्सेस होते हैं उनके अंडर में काम करती हैं, क्या करते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर है, स्टडी किस पे किया है, नर्व्स पे स्टडी किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रोलॉजी कहते हैं ना। तो यहाँ पे नोट किया, सबसे पहले न्यूरो है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब वो किसका स्टडी किया होगा, नर्व्स का स्टडी किया होगा, स्टडी ऑफ नर्व्स, स्टडी ऑफ नर्व सेल, ऐसे कर सकते हो, नर्व सेल, ठीक। अच्छा, किडनी पे आया तो हम उसको क्या बोले, नेफ्रो, यानी कि न्यूरोलॉजी, सॉरी नेफ्रोलॉजी है ना, न्यूरोलॉजी तो हो गया, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये कलर दिख रहा है ना आपको, नेफ्रोलॉजी मतलब किसका स्टडी किया, वो नेफ्रॉन पे स्टडी किया, है ना, नेफ्रॉन पे, यानी किडनी का वो डॉक्टर है। ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बोन्स की बात करेंगे, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी
वो किस पे स्टडी किया, तो बोन पे स्टडी किया साहब, ठीक है। अगर मैं इसी तरह बात करता हूं मायोलॉजी, तो मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, मसल की बात कर रहे हैं, मायोलॉजी, मायोलॉजी। और वो किस पे स्टडी कर रहा है साहब, तो वो मसल पे स्टडी कर रहा है ना। इसी तरह आप बता सकते हो कार्डियोलॉजी, है ना। कार्डियो शब्द जहां भी आएगा, कार्डियो इसका मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर या फिर जो भी पर्सन है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हार्ट की स्टडी कर रहा है, ठीक। ये चीज हो गया। कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब क्या हो जाता है, कार्टिलेज, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और ये किसकी स्टडी कर रहा है, कार्टिलेज का स्टडी कर रहा है। इसी तरह हम क्या बोलेंगे सर, हाँ, तो ये तमाम सारी बातें हम यहाँ पे बता सकते हैं, समझा सकते हैं जब भी ये टर्मोलॉजी बताई जाएगी। कॉन्ड्रोलॉजी में हम क्या बोल देंगे, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, है ना, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। तो ये सबसे पहले इतनी बातें आप लोग कॉपी में नोट करो, फिर यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो। चलो बोल बढ़िया। कुछ और भी टर्मोलॉजी है, बेसिक टर्म्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं साहब यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह आया कहीं ऑस्टियोसाइट्स, इसी तरह कहा क्या आया आपके सामने आया, ऑस्टियोसाइट्स। जैसे कि यहाँ पे क्या आया था साहब, अभी आया था जिसको हम क्या बोल रहे थे, कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे थे ना। इसी तरह आया अपने पास ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। अब तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होगा भैया। और दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहला क्या है, ऑस्टियो, और ऑस्टियो का मतलब हम क्या पढ़े थे, बोन, और साइड का मतलब सेल, यानी कि जो बोन सेल है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। बस क्लियर हो गया। ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया, बोन, और साइड का मतलब हो गया सेल, यानी कि बोन सेल की स्टडी कर रहे हैं, बस बात खत्म हो गया। इसी तरह हम बात करें डर्म, जहां भी डर्म आएगा, डर्म जहां भी टर्म दिखेगा आपको उसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं। जैसे कि डर्मेटिस, क्या बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम बोले डर्मेटिस, डर्मेटिस। अच्छा, जहां भी आइटिस आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, क्या होता है इसका मतलब, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और डर्मा का मतलब क्या होगा, स्किन, यानी कि इसको क्या बोल दिए हम, डर्मेटिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आया मेरे पास कोई टर्म आया, कितना तक हुआ था यहाँ पे 12 तक हुआ था, यहाँ पे 13 कर देते हैं, 14 कर देते हैं। इसी तरह मेरे पास आया 15वें नंबर पे, मान के चलो डाई, और इसी तरह 16वें नंबर पे आ गया ट्राई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो डाई, डाई जहां भी आएगा, डाई का मतलब क्या होता है, दो, डाई का मतलब क्या हो जाता है, दो, और ट्राई का मतलब क्या हो जाता है, तीन। जैसे कि आप लोग जर्म लेयर में पढ़ते थे ना, डिप्लोब्लास्टिक, कितने लोग को याद है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब यहाँ पे डाई आया, डाई का मतलब दो, और ब्लास्टिक मतलब लेयर, जर्म लेयर, कितने जर्म लेयर, दो जर्म लेयर, पहला एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक। इसी तरह ट्राई आया, और ट्राई को हम क्या बता दिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम क्या बता दिए, ट्राई मतलब तीन, और ब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर, यानी कि तीन जर्म लेयर, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन लेयर हम यहाँ बता देंगे। अच्छा, इसी तरह अपने पास आया कोई टर्म, कौन सा, एनसिफ्लॉन, कहीं भी टर्म आ गया एनसिफ्लॉन, इसका मतलब क्या होता है साहब, क्या बोले, 17 नंबर पे एनसिफ्लॉन, इसका मतलब होता है ब्रेन। हम किसकी बात करेंगे, ब्रेन की बात करेंगे। जहां भी एनसिफ्लॉन आ गया आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए साहब, किसकी बात की जा रही है, ब्रेन की बात की जाएगी, अपने दिमाग की बात की जाएगी, ठीक है। इसी तरह कहीं टर्म आ गया डाइस, डाइस, डीवाईएस, है ना। इसी तरह कोई टर्म आ गया अपने पास, 17 हुआ था, 18, 18 डाइस, डीवाईएस, इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी। मतलब कि मान के चलो कोई फीमेल है और मेंस्ट्रुएशन फेज में है ना, और वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है उसको। अब ब्लीडिंग कैसे हो रहा है, काफी डिफिकल्टी के साथ हो रहा है, पेन के साथ हो रहा है, तो वहां पे जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, डाइस इस्तेमाल करेंगे, डीवाईएस। और उसको हम क्या नाम, एक नाम में बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। क्या बोलते हैं इसको, डिसमेनोरिया कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, डिस
डिसमेनोरिया, क्या बोलते हैं इसको? डिसमेनोरिया, मतलब ब्लीडिंग होगा, काफी पेन के साथ ब्लीडिंग हो रहा होगा, काफी डिफिकल्टी के साथ ब्लीडिंग हो रहा होगा जब वो मेंस्ट्रुएशन फेज में रही होगी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डिसमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखो शब्द आ गया डिस, मतलब क्या हो गया? डिफिकल्टी, यूरिन या फिर ब्लड का ब्लीडिंग हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई टर्म आता है अपने सामने एंडो, 19 नंबर पे नोट कीजिएगा, कोई टर्म आता है एंडो, या फिर इसी तरह कोई टर्म आता है ईपी, इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि जहां भी टर्म आएगा एंडो, इसका मतलब होता है इनर साइड, इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, ठीक। और जहां भी ईपी आएगा मतलब आउटसाइड, मतलब क्या हुआ? बाहर की तरफ। जैसे कि एकदम बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एंडो में जैसे बोल रहे एंडोक्राइन, बोलते हैं ना एंडोक्राइन, तो एंडो का मतलब क्या हो गया? अंदर, और क्राइन का मतलब ग्लैंड। ईपी का बता देंगे तो यहाँ पे ईपीथीलियम बता देंगे, ईपीथीलियम, ईपी का मतलब बाहर और थीलियम का मतलब लेयर, ठीक, तो ईपीथीलियम बोल दिए। इसी तरह कोई टर्म हम बता दिए कि इरिथ्रो, इरिथ्रो जहां भी आ जाएगा, 20 नंबर पे 21 नंबर पे नोट कीजिएगा। देखो आज हम यहाँ पे केवल टर्मिनोलॉजी बता देंगे आपको, है ना। 21 नंबर पे आ जाएगा कि मान के चलो कि इरिथ्रो, कहीं भी वर्ड आ गया ल्यूको, इसका मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, तो जहां भी टर्म आया इरिथ्रो, इसका मतलब होता है रेड, ठीक, और जहां भी ल्यूको आ जाए वहां पे होता है मतलब व्हाइट। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आप कोरिलेट करोगे? जैसे कि एग्जाम्पल आप सुने होंगे इरिथ्रोसाइट, मैं अभी बताया था ना, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स मतलब हम इरिथ्रो जहां भी आएगा उसका मतलब क्या हो गया? रेड की बात करेंगे, और साइट्स का मतलब अभी हम बात किए सेल की बात करें, मतलब रेड सेल, और कैसा रेड सेल? रेड ब्लड सेल की हम बात कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं उसको। अच्छा, ल्यूकोसाइट में व्हाइट, मतलब क्या हो गया? ल्यूकोसाइट की बात की जा रही है ना, ल्यूकोसाइट्स, यानी कि साइट मतलब सेल और ल्यूको मतलब व्हाइट, यानी कि ल्यूकोसाइट्स हम बोल देंगे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है आपके लिए। इसी तरह हम बोल रहे हैं हिम, है ना, इसी तरह हम बोल रहे हैं क्या? हिम, 23 नंबर पे नोट कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको बोल दूं हिम। अच्छा, हिम वर्ड कहां आप लोग देखे हो, कहां सुने हो? जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हिम आप लोग कहां सुने हो, कहां देखे हो। तो बोलो साहब ये तो छोटी सी बात हो गई, हम लोग बाबा आदम के जमाने से पढ़ते आ गए, हीमोग्लोबिन बोलते हो ना, हीमोग्लोबिन, तो बस हीमोग्लोबिन इसकी बात की जा रही होगी, हीमोग्लोबिन की बात की जाएगी। अच्छा, जहां भी ग्लोबिन आएगा वहां पे हम प्रोटीन की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन, या फिर हम ब्लड की बात कर रहे होंगे, हीम में हम किसकी बात करते हैं? ब्लड की बात करते हैं। ये भी चीज आप यहाँ बता सकते हो, ठीक। इसके अलावा और भी कई सारे टर्म हैं, जैसे कि ग्लोबिन बता दिए, हाइड्रो बता दिए, नोट कर लेते हैं इसको भी, कितना हुआ था? 23 हुआ था, 24 कर लेते हैं। जैसे कि हम बोल दिए हाइड्रो, जैसे कि हम बोल दिए लाइसिस। अब बताना लाइसिस वाला टर्म कहाँ आप लोग सुने थे? जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्या ग्लोबिन हो गया, लाइसिस हो गया, अच्छा ग्लोबिन बोल दें, ग्लोबिन बता दूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अरे आ जाओ, जैसे कि मैं आपको बता दूं मेगा बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं माइक्रो बता दूं, माइक्रो, जैसे कि मैं बता दूं आपको, क्या बता दूं, हाँ न्यूमो बता दूं, न्यूमो बता दूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे पॉली बता दें, पॉली, पॉली बता दें। जैसे कि मैं 31 नंबर पे बता दूं आपको ऑलिगो बता दूं। चलो इतना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ऑलिगो बता दूं, इसका मतलब क्या हो? देखो, तो बोलोगे साहब इसका मतलब आसान से हम लोग इसको बता सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। बच्चों को पता है सर हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। जहां भी वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे हम शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रो शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे साहब? हाइड्रो शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना, बोलते हैं ना हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। अच्छा, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। जैसे कि आप एग्जांपल पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस, याद है?
ग्लाइकोलिसिस मतलब देखो ये भी दो शब्द से बना हुआ है। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिसिस मतलब टूटना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना ग्लाइकोलिसिस कहलाया जाता है। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जैसे कि आप बता सकते हो, हाँ हीमोग्लोबिन बता सकते हो, जैसे कि मायोग्लोबिन बता सकते हो। नोट कीजिएगा एग्जांपल में, जैसे कि मायोग्लोबिन, अब तो किसी को कंफ्यूज नहीं होगा ना। मायोग्लोबिन, मायो का मतलब मसल और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन मसल में जो प्रोटीन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन कहते हैं। इसी तरह हम हीमोग्लोबिन बोल देंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी कि जो ब्लड में जो प्रोटीन है उसको हीमोग्लोबिन हम बोल दिए। ठीक। इसी तरह मेगा की बात करें तो मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, लार्ज। ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। ठीक। अब इसका एग्जांपल आप लोग कहां देखे हो, कहां सुने हो? तो माइक्रो में जैसे कि बता सकते हो हिपैटो एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटो मेगाइली। क्या बोलते हैं इसको? हिपैटो मेगाइली। नोट कीजिएगा, हिपैटो मीगैली। अब इसका मतलब क्या हुआ? हिपैटो का मतलब होता है लीवर और मीगैली का मतलब होता है एनलार्ज, यानी कि जो जब सुनते हो ना किसी पेशेंट का लीवर का साइज बड़ा हो गया, होता है ना, लीवर इन्फेक्शन हुआ, लीवर का साइज बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको क्या हो गया? हीमोमीगैली हो गया। ठीक। क्या बोलेंगे उसको? हीमोमीगैली कहेंगे। अच्छा, वहीं पे स्मॉल की बात करें तो स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, जैसे कि आप सुने होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे बॉडी में होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे कि हमारी बॉडीज में क्या होता है? तो माइक्रोविलाई, फूड का एब्जॉर्प्शन वाला माइक्रोविलाई, ये बता दोगे। अच्छा, न्यूमो का मतलब क्या हो गया? कि लंग्स में, है ना, लंग्स की बात करी जाएगी, लंग्स की बात की जाएगी, या फिर लंग्स में क्या हो जाए? एयर हो जाए। और जैसे कि इसका एग्जांपल बेसिक एकदम कॉमन है, बच्चों को होता है वो निमोनिया। सुने होगा ना कि बच्चा पैदा हुआ उसको तुरंत निमोनिया हो गया, बोलते हैं क्या हुआ साहब, इसको जार में क्यों रखा गया? क्योंकि इसको निमोनिया हो गया। ठीक। तो ये चीज निमोनिया की क्या वर्ड हम क्या यूज करते हैं? नीमो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, निमोनिया हम बता देंगे। पॉली की, अच्छा यहाँ पे हम नोट कर दें निमोनिया, तो बोलोगे साहब इसको नोट नहीं किया आप। निमोनिया जो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, सैल्मोनेला निमोनी। ठीक है। पॉली की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है? मोर। पॉली की बात करेंगे मतलब मोर, जैसे पॉलीयूरिया, पॉली का मतलब क्या हो जाता है? मोर, या फिर मैनी। इसका एग्जाम्पल क्या बता दोगे? जैसे कि पॉलीयूरिया। अच्छा याद करो, अभी मैं स्टार्टिंग में एन यूरिया बताया था। एन यूरिया में क्या हो रहा था कि यूरिन का रिलीज काफी कम हो रहा था, दिन भर में 50 ml से भी कम हो रहा था, यानी कि एन यूरिया हो गया उसको। एन वर्ड इस्तेमाल किया था वहां पे। अब यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉली। तो पॉली में हम बोलेंगे मतलब कि पॉलीयूरिया, मतलब इतना ज्यादा यूरिन रिलीज हो रहा है दिन भर में, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है सर? यूरिन का रिलीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीयूरिया बोल देते हैं। एक पॉलीयूरिया कह देते हैं। यहां पे नोट कीजिएगा, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया यूरिन का ज्यादा रिलीज होना। ऑलिगो का मतलब क्या होता है? लेस। ऑलिगो का मतलब क्या होता है? लेस। और इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑलिगो यूरिया। यहां पे भी एक टर्म आता है, और यहां पे क्या हो गया? लेस। इसका मतलब क्या हुआ? ऑलिगो यूरिया। अब देखो वहां पे एन यूरिया था, इसका मतलब यूरिन टोटल ही एब्सेंट था, 50 ml से भी कम था दिन भर में, 24 घंटे में। अब यहां पे आया ऑलिगो यूरिया, यहां पे भी यूरिया कम है, यूरिन कम रिलीज हो रहा है, लेकिन ठीक ठाक हो रहा है ना। ये भी ना के बराबर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में रिलीज हो रहा है, कम कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, यानी कि लेस अमाउंट। ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलिगो यूरिया कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको ये पता होना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो क्लासेस आपके 1 घंटे के करीब पहुंचने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से? एनाटॉमी ऑफ ब्रांचेस से बात करेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी होती है बॉडी की, है ना, इसकी कॉम्प्रीमेंट जो सरफेस एनाटॉमी, देखो यहाँ पे सब चीजें दिया हुआ है, सरफेस एनाटॉमी दिया है, यहाँ पे देखो कॉम्परेटिव एनाटॉमी दिया है, बॉडी के हम अलग अलग पार्ट्स उसको कंपेयर करके हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पे क्या था? ग्रोस एनाटॉमी था, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना। अभी सारा चीज हम देखे हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पे स्लाइड में लगा हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ पे डेवलपमेंटल एनाटॉमी आया, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी कह रहे थे। ठीक।
कैसे ग्रोथ हो रहा है। हिस्टोलॉजिकल मतलब कि हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, इसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रेडियोग्राफी एनाटॉमी, रेडियोग्राफी एनाटॉमी में हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सरे के माध्यम से स्टडी कर रहे थे, तो ये भी चीज आप हम देख लिए थे, समझ लिए थे, ठीक है। फिर बॉडी पोजीशन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी पीडीएफ आपकी बन चुकी है ना, सारा चीज ये कंप्लीट है और ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, सर इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे टर्मिनोलॉजी आप ही से पढ़ना है, कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर मेडिकल गुरुकुल से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, काफी बच्चों के फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप। नहीं इंस्टॉल है तो अभी क्या करो, क्लास जैसे एंड हो रहा है आप प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे आपको मेडिकल गुरुकुल का आप टारगेट गुरुकुल सर्च करना, आपको वो ऐप मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है ना। रजिस्टर करने के बाद जैसे यहाँ पे 3 लाइन पे आओगे कैटेगरी वाले हिस्से में, तो कैटेगरी वाले को जैसे ही सिलेक्ट करो तो वहां पे मेडिकल गुरुकुल होगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। और मेडिकल में के फील्ड में जैसे ही आओगे तो आपको ये पैम्पलेट मिल जाएगा नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का सारथी बैच फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। किसके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही बैच से इस बैच को लीजिएगा, ठीक है। अपना वहां पर सेमेस्टर देख लीजिए कौन सा सेमेस्टर है, सारथी बैच आपको वहां मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट एनाटॉमी, कंप्लीट फिजियोलॉजी, कंप्लीट सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी आपको वहां पर क्लासेस मिलेंगे। और साथ ही साथ ये आपको नर्सिंग फाउंडेशन की भी क्लासेस आपको इसी बैच में मिलेगी, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारे सब्जेक्ट का एक जगह सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। इस स्टडी मटेरियल में मिलेगा क्या क्या साहब, तो इस स्टडी मटेरियल में आपको जितने भी थ्योरी क्लास क्वेश्चंस होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि साहब आपके जो पेपर का पैटर्न होता है वो एमसीक्यू रहता है, एमसीक्यू के साथ साथ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, यानी कि 4 फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं 75 नंबर के। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है, चाहे वो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट के, लॉन्ग के हों, वो सारे यहाँ पे सॉल्व कराए, कंप्लीट कराए जाएंगे। प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस चलेंगे, प्रॉपर यहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा, और ये पीडीएफ जो है वो भी आपको बैच में ही मिलेगा, है ना। तो ये क्लास आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर बैच में देख रहे हो, डजंट मैटर, आपको ये पीडीएफ आपको इसी सारथी बैच में मिलने वाला होगा। और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होंगी वो बाइलैंग्वेज में होंगी, आप यहाँ पे देख सकते होगे, यहाँ पे देख भी पाओगे, यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स लगी हुई हैं वो आपको कैसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप किसी भी स्लाइड पे चल जाओ, हम XYZ किसी भी स्लाइड पे चल जाओ, तो वहां पे आपको कुछ भी मिलेगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा, यानी कि बाइलैंग्वेज के फॉर्मेट में होगा, जिससे आप आराम से उसको स्टडी कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से, ठीक। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स वाले पोर्शन जो भी होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट है पर्सनल मेंटरशिप। आपको किसी भी फैकल्टी से, किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटर से कोई भी डाउट है अपने सब्जेक्ट में, है ना, तो उसके रिगार्डिंग आप अपने मेंटर से क्या होते हो कनेक्ट होके 24/7 जब भी आप है आपने अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। जो टॉपिक नहीं समझ में आया, किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे सारथी बीएससी नर्सिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से होगा। आप जुड़ोगे, वहां पे आपको कंप्लीट अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्लासेस कब लाइव हो रहे हैं, कब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके बैच में अपलोड हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, कब टेस्ट सीरीज, कब प्रैक्टिस, ये सारा चीज आपको वहां पे अवेलेबल होगा। कहां पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले बैच से रजिस्टर्ड हो जाना, वहां पे कंप्लीट आपकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। और आपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्लास उन हर बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो बच्चा इस साल बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से हो, डजंट मैटर। यहाँ पे जितने भी सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे वो आपके आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल वो जो सिलेबस जारी करता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए सबको यहाँ पे धन्यवाद।